हम व्यक्ति निर्माण करने वाली पार्टी में से है और हमारे यहाँ बहुत सारे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कभी भी कोई चुनाव होता है, जिताने वाला एक व्यक्ति नहीं होता, वो जनता होती है। गडकरी जी की तरफ से कोरोनेशन बनने की स्वीकृति हो चुकी है। राज्य सरकार को कहा गया है कि आप इसका डीपीआर बनाइए, लेकिन राज्य सरकार ने डीपीआर बना के अभी तक नहीं दी। केंद्र सरकार ने ये लिखित में दिया है कि आप डीपीआर बना के दे दो, उसका सारा पैसा खर्च हम करेंगे और 4 लेन बना देंगे। आज तक डीपीआर बना के नहीं दिया। देखिए, गोरखा मर जाएगा, लेकिन जो है वो टीएमसी को जिताने के लिए वोट नहीं करेंगे। अगर आज यूपीए की सरकार होती तो पेट्रोल के दाम 150 रुपये प्रति लीटर होता, लेकिन आज तक किसान भारत सरकार को ये नहीं बता पाए कि उनकी समस्या ही क्या है। तो पश्चिम बंगाल में भी कोई ऐसा होगा, वो हिंदुस्तान का बेस्ट चीफ मिनिस्टर ही होगा। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़िस्तान। और न्यूज़िस्तान का ये सबसे चमकीला सेगमेंट है जिसका नाम है वॉक द टॉक। नाम सेगमेंट का वॉक द टॉक है, लेकिन आज हम बैठकर बात करेंगे। और जो शख्स आज हमारे सामने मौजूद है, उनका परिचय मैं 2004 में जब एनडीए की सरकार थी तब उनका शाइनिंग इंडिया का जो नारा था उससे करूँगा। वो इस प्रकार से था, जब सूरज ढले तब सूर्य उगे, करे दुनिया को रोशन। और जो शख्स हमारे साथ मौजूद है वो सूर्या रोशनी कंपनी का एमडी भी है और दार्जिलिंग जिला का एमपी भी है, श्रीमान राजू बिस्ट साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले न्यूज़िस्तान में। नमस्कार विशाल जी, आपके और न्यूज़िस्तान के सभी टीम को मेरी तरफ से बहुत बधाई। और मुझे लगता है बहुत कम समय में बहुत अधिक लोगों तक पहुंचने का आपने ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए आप और आपकी टीम सब बधाई के पात्र हैं। तो शुरुआत करते हैं सवालों का दौर। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके बचपन। सर, आपके पिताजी स्कूल टीचर थे, ठीक है सर, और स्कूल टीचर, हमारे पिताजी भी स्कूल टीचर है। स्कूल टीचर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं अपने लड़कों को एक सिद्धांतवादी जीवन देने का प्रयास करते हैं। आपके मैं इंटरव्यूज़ देख रहा था पुराने, तब उसमें मैंने देखने का प्रयास किया सर कि आपके पिताजी विष्णु जी का और राजू जी का संबंध एक पिता पुत्र का, कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। बचपन में आप कैसे थे, ज़्यादा मार खाई या फिर क्यों ऐसा होता है सर कि आपने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि आप शुरुआती दिनों से सोशल वर्क्स में ज़्यादा जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं पिता का रहता है कि ये हाथ से नहीं निकल जाए, काम पे ध्यान दे, पढ़ाई में ध्यान दे। आप अपनी मम्मी का भी हाथ बटाते थे सर, माता श्री का भी दुकान में। तो वो आपका कैसा था, वो बताइए सर। उससे मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, मेरी बहुत पिटाई होती थी। और मैं आपको बताऊं, मेरा जन्म मणिपुर के एक छोटे से गांव चाराजारी में हुआ। सेनापति जिला में वो गांव पड़ता था। और मणिपुर में करीब 60-70 हज़ार गोरखा रहते हैं। और बचपन से ही जो है मैं थोड़ा शरारती ज़रूर था। और मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था। और मुझे बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। किताब की पढ़ाई में मैं ज़रा विश्वास कम करता था। सो खेल कूद में और बाकी एक्टिविटी में ज़्यादा व्यस्त रहता था। तो पिताजी से बहुत जो है मेरी पिटाई भी होती थी। लेकिन पिताजी खुद टीचर थे और टीचर भी बहुत लेट में जा कर के उनकी नौकरी लगी। मुझे वो दिन आज भी याद है। मैं काफ़ी तब तक बड़ा हो गया था, मुझे वो सब जानकारी है। तो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ और घर चलाने के लिए पैसे पूरे होते नहीं थे। और हमारी एक छोटी सी दुकान होती थी, उस दुकान से भी जो कमाई होती थी उससे भी परिवार चलता नहीं था। तो माताजी रोज़ सवेरे 5 बजे उठ कर के शहर जाती थी इम्फाल, और वहाँ से साग सब्जी मछली और बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाती थी। और दिन में बैठ कर के वो इमा बाज़ार में वो सब बिक्री करती थी। और मुझे याद है, सैटरडे संडे जब मेरी छुट्टी होती थी, मैं भी माताजी के साथ इम्फाल जाया करता था। उन दिनों बस में ट्रैवल करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती थी और वो सब करता था। तो माँ के भी काम में हाथ बटाता था और पिताजी दुकान देखते थे, कभी उनके साथ भी रहता था। और साथ में मेरी ये भी जिम्मेदारी होती थी कि मेरा एक भाई और 2 छोटी बहनें थी। तो घर के अंदर में पिताजी दुकान में व्यस्त रहते थे। माताजी सब्जी लेने के लिए इम्फाल चली जाती थी। तो मेरा काम एक ये भी होता था कि मैं घर की भी सफाई करता था, खाना भी पकाता था, भाइयों और बहनों को खिलाता भी था, खुद भोजन करके फिर उनको स्कूल ले करके जाता था। बहुत परिश्रम करके कठिन समय से निकल करके हम सब लोग आए हैं और आज भी हमारा परिवार ऐसा ही रहता है। एक नेशनल स्पोक्स पर्सन की तरह आपने बहुत ही बेहतरीन सर आंसर दिया। पर मैं ये जानना चाहता था कि राजू बिस्ट का जो जीवन मणिपुर ज़ीरो से अब 6000 करोड़ की कंपनी के एमडी होना,
ये जो सफ़र जो था सर, ये आसान तो रहा नहीं होगा, श्रम इसमें बिल्कुल होगा, लेकिन सर ये एक कहानी जैसा लगता है, मूवी के क्लाइमेक्स जैसा लगता है कि हीरो गांव से निकलता है, गांव से निकल शहर पहुंचता है और एक 6000 कंपनी का मालिक का वो एमडी बन जाता है कंपनी का सर। तो ये सफ़र में जो कुछ आरएसएस का कहाँ उसमें सर योगदान रहा या बीजेपी से आप जुड़े उसको, क्योंकि मैं आपका सर कल रिसर्च कर रहा तो मैंने देखा अन्ना हजारे साहब के साथ, छत्तीसगढ़ के जो पुराने उनके साथ आपकी तस्वीरें हैं, और जिस प्रकार से आप अभी दिख रहे हैं वैसे पुराने पहले नहीं थे, पतले दुबले सा काटी सा एक लड़का, एक बिना चश्मे का, हाथ में बहुत बड़ी घड़ी जिससे हाथ झुका हुआ है, उस स्पार का लड़का एकदम से सर ये इतना बड़ा है। तो उसमें आरएसएस का क्या आप मानते हैं कितना योगदान आरएसएस? देखिए, मैं स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ा हूँ और मुझे वो लाइन हमेशा याद रहती है, जीवन में अगर आप संकल्प करो और उस संकल्प के साथ आप जियो चलो तो बड़ा सा बड़ा काम भी आसानी से हो सकता है। भगवान ने हम सबको बहुत शक्ति और ऊर्जा दी है, लेकिन इस दुनियादारी में भाग दौड़ में कई बार उस शक्ति को हम भूल जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति और किसी संकल्प को ले और उस संकल्प के साथ जो है चले तो कोई बड़ा सा बड़ा काम भी आसानी से हो सकता है। मुझे बहुत सारी जैसे किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो आरुणि सिन्हा जी का मुझे हमेशा एक कहानी याद आती है, जो बिहार की रहने वाली थी, फुटबॉल, नेशनल फुटबॉल की अच्छी खिलाड़ी थी और ट्रेन में जा रही थी तो कुछ गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया। वो ट्रेन के नीचे उनका पैर आ गया था, पाँव कट गया था, उसके बावजूद भी 1.5 साल में वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई थी। सो मुझे लगता है ये सब संभव है अगर आप संकल्प लें और उस संकल्प में सिद्धांत के साथ अगर आप चले तो। चलिए सर, ये तो आपने बात की बचपन की, अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे जैसे आप दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पहुँचने के बाद आपने ज़्यादा सर एक्टिविटीज़ में ध्यान दिया, आरएसएस से आप जुड़े, बीजेपी में सर सफ़र कैसे शुरू हुआ, बीजेपी से जुड़ना कैसे हुआ सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं संघ परिवार से जुड़ा था, सेवा के काम करता था, सो मेरे लिए एक बहुत नेचुरल जो है चॉइस बीजेपी थी। और मतलब मैं बीजेपी के बहुत सारे जितने अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके संपर्क में बहुत बचपन से ही था, क्योंकि सेवा का काम करता था तो बीजेपी भी सेवा के बहुत सारे काम में जुड़ी रहती है, तो ऑटोमेटिकली उनके साथ जो है जान पहचान थी। और साथ ही ये गोरखा होने के नाते जैसे गोरखा मतलब एकदम पक्के देशभक्त होते हैं, पेट्रोटिक होते हैं, सो मुझे लगता है मेरे लिए बीजेपी और भी ज़्यादा नेचुरल चॉइस थी। और एक मेरा कोई राजनीति में आने का ऐसा कोई कभी सोच थी नहीं, और ये बड़ा अच्छा लगता है दूर बैठ के राजनीति में जो लोग हैं उनको गाली देना। सो बट फिर भी 2019 का समय ऐसा था कि जिस समय जो है पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी ने मतलब उनको लगा कि दार्जिलिंग सीट के अंदर में जो है अगर कोई गोरखाई हो तो, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे गोरखा काफ़ी आबादी में रहते हैं, सो मुझे लगता है उनकी एक ये चॉइस थी। और मुझे कहा गया तो मुझे लगा कि जो मैं अभी काम करता हूँ उसकी एक लिमिटेशन है। अगर मैं राजनीति में आकर के सांसद बन करके इतने बड़े क्षेत्र में इतने लाखों लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा तो मुझे लगता है ये मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर, अब गोरखाओं की बात हो रही है तो गोरखाओं के एक और नेता है बिमल गुरुंग सर। न्यूज़िस्तान ने उनके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, तब उनसे हमने इस प्रकार कई प्रश्न पूछे, उस पर आपसे भी पूछा गया उनसे भी कि राजू बिस्ट को उनका लगातार इस प्रकार का कहना है कि राजू बिस्ट को मैंने जिताया है, और उल्टा वो ये भी कहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी पहाड़ में आई है तो पहाड़ में कमल खिलाने का काम मैंने किया है। तो सर क्या वजह है कि बिमल गुरुंग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अब टीएमसी को समर्थन दे रहे हैं सर? देखिए, मतलब क्योंकि सर कोई तो वजह रही होगी। आपके एक प्रश्न पे बहुत सारे उत्तर हैं। एक तो राजनीति में कभी भी मुझे ये मैं शब्द जो है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, कभी भी कोई चुनाव होता है, जिताने वाला एक व्यक्ति नहीं होता, वो जनता होती है। दूसरी बात, विमल जी का योगदान था, मैं इससे कभी इनकार नहीं कर सकता। और तीसरी बात, देखिए ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में विमल जी ने जिस तरह से टीएमसी को ज्वाइन किया, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, उनका अपना स्वार्थ हो सकता है, उन्होंने पार्टी की चिंता की होगी,
लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण से गोरखाओं को बहुत आहत पहुंचा है। गोरखाओं की एक बहुत बड़ी उम्मीद बिमल जी थे, इसमें कोई दो राय नहीं था। और क्योंकि देखिए गोरखाओं का दार्जिलिंग एक हब है और सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र नहीं है, ये आध्यात्मिक और गोरखाओं के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र भी दार्जिलिंग है। और दार्जिलिंग की जनता और दार्जिलिंग के नेताओं से सिर्फ दार्जिलिंग तराई और डूवर्स नहीं, पूरे देश भर की गोरखाएं बहुत उम्मीद लगा करके बैठते, मैं स्वयं भी करता था। लेकिन जिस तरह का ये घटनाक्रम घटा, इससे गोरखा आहत है। एक बार फिर ऐसा लगता है गोरखाओं की कि हमारी नेतृत्व के कारण हमारी हार हुई है। आप बताइए, जिस टीएमसी ने इतना अत्याचार गोरखाओं पे पिछले 10 साल लगातार किया, आप किसी भी विषय को उठा करके देख लीजिए, उसके बावजूद भी बिमल जी जा करके आज उन्हीं से मिले। मैं उनसे आपके माध्यम से प्रश्न करता हूँ, अगर आपको ममता दीदी के साथ ही मिल के चलना था तो 2011 से लगातार आप जिस तरह से चल रहे थे चलते रहते। सो 2017 के अंदर में हमारे इतने भाई लोग शहीद हुए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और क्या आज अगर वो टीएमसी से मिल जाती तो क्या जो 13 भाई बहन हमारे शहीद हुए उनको न्याय मिला? क्या गोरखाओं को न्याय मिला? सो ये बहुत बड़े विषय हैं जिसको बहुत गंभीरता से उनको सोचना चाहिए था। और मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, ये आप मान के चलिए, देखिए आज बिमल जी को लोग चाहने वाले लोग हैं, मैं इसमें भी कोई दोहराई नहीं है, उनके अपने कार्यकर्ता भी हैं, उनके फॉलोअर्स भी हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ बड़े विश्वास के साथ कि ये 2019-21 का जो चुनाव होगा, देखिए गोरखा मर जाएगा लेकिन जो है वो टीएमसी को जिताने के लिए वोट नहीं करेगा। और जो है गोरखा मर जाएगा लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि टीएमसी की सरकार बने और ममता दीदी मुख्यमंत्री बने। मतलब क्या नहीं किया इन्होंने। अच्छा, एक बात और साबित होती है, जब बिमल जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो टीएमसी के लोग खुल के कहते थे ये आतंकवादी है, और आज उनके साथ मिल गए तो फिर वो चुप है। हम तो तब भी कहते थे कि उनके ऊपर फेक चार्जेस है, और आज देखिए जब उनके साथ मिल गए वो चार्जेस हटाने की बात कर रहे हैं। सो ये सारी वास्तविकता है जो जनता अच्छी तरह जानती है। भले ही हमारी जनता चाय बगान में रहती हो, सिंखोना बगान में रहती हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और मुझे लगता है इसका जवाब जो है 2021 में जरूर मिलेगा। देखिए राजू जी, जैसे आपने भी कहा कि आप कल टीएमसी कहती थी आतंकवादी थे और अब उनके साथ जुड़े। अगर ऐसी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी दूध की तो धुली है नहीं सर। आप ही की पार्टी, इसके जो बड़े सीरियस नेता है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने लगातार शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय पे लगातार कहे कि इन लोगों ने स्कैम किए। और जैसे जैसे ये लोग एक एक करके पार्टीज में आने लगे तो ये सर साफ होने लगे। तो और लोगों के और ट्विटर और इन पर लोगों के कई, हम लोगों ने भी पोल चलाया था सर, पूछने चाहे थे कि आपसे कौन से प्रश्न है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न है क्या कारण है कि टीएमसी के जो ये बागी नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो आगामी दिनों में क्या भारतीय जनता पार्टी या तो वॉशिंग मशीन का काम कर रही है, गंगा का काम कर रही है, जो कोई भी उसमें डुबकी लगाता है सर पाप धुल जाते हैं, या फिर वो टीएमसी की जैसी बी टीम बन जाएगी। कल उठ के सर ममता बनर्जी भी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन, क्योंकि वो आपके साथ पहले एनडीए के गठबंधन में थी, 2004 से पहले वो रेलवे मिनिस्टर भी रही थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। तो सर क्या कारण है कि इसी तरह से? देखिए दो विषय हैं। एक बात ये इसमें स्पष्ट हो जाता है, ममता दीदी कहती है कि जो दागी लोग थे, जो करप्ट लोग थे, वो बीजेपी में गए और जो है वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए। इसका अर्थ कहीं ना कहीं वो ये मानती है कि घोटाले हुए हैं, करप्शन हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, मुझे नहीं पता है कि किसके ऊपर क्या चार्जेस है, लेकिन वो किसी के ऊपर में जो भी चार्जेस हैं वो चार्जेस भारतीय जनता पार्टी ने हटाए नहीं है। कानून अपना काम करेगा, जो गुनहगार होगा उसको सजा कानून के तहत मिलेगा। सर जब अभी हम लोग आ रहे थे, कार से आ रहे थे सर, तो हमको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिला सिलीगुड़ी में। मैंने नोटिस किया है सर, टोटो और ऑटो ये एक समान स्थिति से अब ज़्यादा बढ़ चुके हैं सर। साइकिलें कम हो चुकी है, टोटो ऑटो बढ़ गए। तो उसको लेकर सिलीगुड़ी वासी को कहीं ना कहीं क्या सर ट्रैफिक का क्या असर होगा? क्योंकि हमने देखा, हम निकले थे 11 के पहले निकले थे सर आपसे मिलने के लिए, लेकिन आते आते सर हमें ट्रैफिक, जो टोटो और ऑटोज़ का ट्रैफिक, वो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। तो उसको लेकर लोगों को निवारण के तौर पर आपने क्या सर कोई विचारधारा? देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, पश्चिम बंगाल के ऊपर में 34 साल सीपीएम थी, उससे पहले कांग्रेस था, उसके बाद 10 साल से टीएमसी है। क्या हमने कभी आज तक इनको ये प्रश्न किए
जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी भारतीय जनता, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो आज ओपोजिशन में है और मतलब सिलीगुड़ी शहर पश्चिम बंगाल का दूसरा बड़ा शहर, इतना पोटेंशियल क्षमता होने के बावजूद भी सिलीगुड़ी शहर ठहरा हुआ है। यहाँ की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र की तरफ से हम जो प्रयास कर सकते थे हम कर रहे हैं। यहाँ की देखिए ट्रैफिक की समस्या को लेकर के दार्जिलिंग मोड़, केंद्र सरकार ने ये लिखित में दिया है कि आप डीपीआर बना के दे दो, उसका सारा पैसा खर्च हम करेंगे और 4 लेन बना देंगे। आज तक डीपीआर बना के नहीं दिया। कोरोनेशन ब्रिज का सैंक्शन हुआ, उसका डीपीआर बना के नहीं देते। राज्य सरकार चाहती नहीं है कि सिलीगुड़ी का विकास हो। अगर वो ईमानदारी से चाहते तो सिलीगुड़ी के अंदर में बहुत क्षमताएं हैं, बहुत पोटेंशियल है, शहर बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज ये शहर ठहरा हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार पहले सीपीएम थी और पिछले 10 साल से जो है टीएमसी की सरकार है। हमारे पास प्लान है, हम वो आराम से कर सकते हैं। देखिए सिलीगुड़ी की दिक्कत क्या है, जो भी सिलीगुड़ी आता है या सिलीगुड़ी के बाहर जाना होता है उसको शहर में से होकर के गुजर। मान लीजिए सिलीगुड़ी के चारों तरफ 4 लेन बना दिया जाए तो ट्रक के बाहर की बाहर निकल जाएंगी। 2-3 स्पॉट है जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या, अगर उसमें 4 लेन बन जाए तो या जो है फ्लाईओवर बन जाए तो वो आसानी से ईज हो सकती है। लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं है। समस्या ये है कि यहाँ की सरकार व्यस्त है करप्शन पे, कटमनी पे, घोटाले पे, और इन्हीं से इनको जो है फुर्सत नहीं मिलती। तो जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसका ये विकास क्या करेंगे? सर अभी आपने कोरोनेशन ब्रिज का जिक्र किया सर, मैं रिसर्च कर रहा था, नितिन गडकरी साहब को आपने एक पत्र भी लिखा था कोरोनेशन ब्रिज से रिलेटेड, उसका आपको रिप्लाई भी आया था। ये करीबन जून 2020 की बात है। अब सर कोविड का दौर भी थोड़ा कम हो चुका है, तो वो बात कहाँ तक पहुँची है सर कोरोनेशन ब्रिज को लेकर? क्योंकि डूअर्स फॉर सोशल रिफॉर्म जो एक वहाँ की संगठन है, हमने उनसे भी बातचीत की, उनका लगातार कहना है कि सरकार भले वो केंद्र की हो या राज्य की हो, हमें गेंद की तरह कर रही है, कभी इस पाले से उस पाले, उस पाले से इस पाले। उनका यहाँ तक भी कहना है सर कि अगर एमपीज़ की सुरक्षा को लेकर अगर नया पार्लियामेंट बन सकता है सर, तो हम लोगों के लिए, जबकि वहाँ पर सर हमने नोटिस किया कि जो आने जाने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहाँ से बड़े बड़े ट्रक्स और लेकर जाती है, टैंक्स लेकर जाती है सर, तो उनको लेकर सर कहाँ तक ये बात पहुँची है सर? अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या कोरोनेशन ब्रिज को लेकर एक परमानेंट निवारण आएगा सर? देखिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। गडकरी जी की तरफ से कोरोनेशन बनने की स्वीकृति हो चुकी है। राज्य सरकार को कहा गया है कि आप इसका डीपीआर बनाइए, लेकिन राज्य सरकार ने डीपीआर बना के अभी तक नहीं दी। और मेरी परसों भी जो है एनएफआर रेलवे के जीएम और सब अधिकारियों से बात हुई थी, तो हम रेलवे के भी संपर्क में हैं कि जो रेलवे की ब्रिज है उसके बराबर में हमको रेलवे की तरफ से ज़मीन मिले तो भी ये काम आसानी से हो सकता है। मुझे लगता है थोड़ा समय और लगेगा इसके अंदर में, और राज्य सरकार करती है ठीक है। अदरवाइज़ फिर भी जो मैं स्थिति पश्चिम बंगाल की देख रहा हूँ 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे प्रायोरिटी में होगा, क्योंकि उससे पूरे डूअर्स की जनता, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की जनता के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट और सुरक्षा के दृष्टि से भी बहुत वो ब्रिज मायने रखता है। सर आपने कहा कि सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछना चाहिए, सेंटर में बीजेपी है, चलिए मान लेते हैं राज्य में टीएमसी है, लेकिन अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सर। एक दौर वो था जब यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय सर पेट्रोल के दाम बढ़े थे, तब स्मृति ईरानी की वो फेमस तस्वीर आई थी जो वो पेट्रोल को लेकर निकली थी सर, गूगल पे आज भी वायरल है। और वही दौर में सर आज पेट्रोल का दाम कई जगहों पे बढ़ चुका है सर, ठीक है सर। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों में सरकार होने के बाद वहाँ पर भी पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे सर। तो क्या कारण है कि सेंटर पेट्रोल के दामों, और अभी मोदी साहब का भाषण था सर, उसमें उन्होंने कहा है कि हमसे पहली वाली सरकारों ने आत्मनिर्भर देश को नहीं बनाया इसलिए पेट्रोल का दाम। सर तो ऐसा नहीं लग रहा कहीं कि जो सरकार विपक्ष में होती है उनको पेट्रोल कम करने का फॉर्मूला पता होता है, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आ जाती है वो पेट्रोल करने का फॉर्मूला। देखिए 2-3 बातें हैं। अगर आज यूपीए की सरकार होती तो पेट्रोल के दाम 150 रुपये प्रति लीटर होता। एक बात मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत नियंत्रण किया है इस चीज़ को, और एक दौर ऐसा था जब मोदी 1 की सरकार थी तब जो है ग्लोबल जिस तरह का इकोनॉमी था उसमें भी काफ़ी मदद मिली थी। अदरवाइज़ यूपीए के समय होता तो ये 150 रुपये होती। और दूसरी बात, अगर किसी भी राज्य सरकार को ये लगता है कि जो है ये पेट्रोल के दाम ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा भी है, तो मुझे लगता है राज्य सरकार के जो टैक्स है उनको कम कर देना चाहिए। अभी हाल ही में आपने सुना होगा 10 रुपये प्रति लीटर जो है आसाम ने कम कर दिया। जो पश्चिम बंगाल में भी जो केंद्र को जो टैक्स जाता है उससे 2.5 गुना से ज़्यादा टैक्स जो है पश्चिम बंगाल की सरकार वसूलती है, तो उनको कम कर देना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। देखिए तीसरी बात हमको ये भी समझना पड़ेगा कि 30 लाख से ज़्यादा करोड़ रुपए का बजट साल का भारत सरकार का खर्चा है।
सो अल्टीमेटली कहीं से टैक्स कलेक्ट होएगा, खर्च तो वहीं से करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। और जैसे जैसे जहाँ स्टेट के अंदर में जो ये टैक्स जो है कंपोनेंट, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, खास करके पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि ममता दीदी अपना जो टैक्स कंपोनेंट है उसको कम कर देना चाहिए। सर, उत्तर बंगाल में विधानसभा की 54 सीटें हैं, ठीक है। 54 सीट्स में से आप कितना सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पे? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता सकता हूँ कि जैसे 2019 लोकसभा के समय में 8 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, आश्वस्त कर सकता हूँ कि 45 से ज़्यादा सीटें नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेंगी। सर, अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पहले 1 महीने में आप लोग क्या वो कदम करें? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बनी तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम लोग ये कर्ज माफ़ी करेंगे। अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ सरकारें बनी, तो अगर उत्तर बंगाल में बनती, पश्चिम बंगाल में बनती, माफ़ कीजिएगा, तो सबसे पहले 1 महीने में जो 30 दिनों में आप लोग काम करेंगे, वो पहला काम क्या होगा सर? देखिए, कल बहुत बड़ी घोषणाएं गृह मंत्री जी ने स्वयं की है। 7th पे कमीशन को हम लागू करेंगे। और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि 7th पे कमीशन 2016 में जो है केंद्र सरकार ने लागू कर दिया था। बंगाल आते आते 2019 में जाकर के 6th पे कमीशन लागू हुआ, जिसका एरियर आज तक नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ी घोषणा कल गृह मंत्री जी ने स्वयं की है। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो डायरेक्ट जनता से जुड़ी हुई है, जिसको ममता बनर्जी अटका के रखी हुई है, उन सबको हम लागू कर देंगे। चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। और गृह मंत्री जी ने ये भी आश्वस्त किया है कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो पैसा, जो एरियर पीछे का जो नहीं मिला किसानों को, उसको भी हम पूरा करेंगे। ऐसे बहुत सारे अनेक मुद्दे हैं और जिनको लेकर के हम काम करेंगे। और पश्चिम बंगाल अपने आप में बहुत बड़ा है। नॉर्थ बंगाल की अलग तरह की जो है परिस्थिति है। और नॉर्थ बंगाल को मैं देखता हूँ, चाहे CPM हो, चाहे TMC ने हो, उसने हमेशा डिप्राइव करके रखा है। तो नॉर्थ बंगाल की हमारी अपनी प्रायोरिटी है, उन सबको देखते हुए हम अपना योजनाएं बनाएंगे। चलिए, उम्मीद हम भी ये सर करते हैं। सर, चाय बागान, सर मैं यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखता पश्चिम बंगाल से, मैं बाहर से आया, लेकिन मैंने जब यहाँ आके लोगों से बातचीत की चाय बागानों के लिए, तो लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा है कि चाय बागानों के लोगों को आज भी जो मजदूर वर्ग है उनको पैसा नहीं मिल रहा बराबर सर। उनका कहना है कि बंद होते जा रहे हैं सर। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से, क्योंकि सर सेंटर में तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े काम चाय बागान को लेकर के किए हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, मैं राजनीति में हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। इसके दोषी अगर कोई है तो वो TMC है। लेकिन हमने सकारात्मक चीज़ें इसमें जो की है मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए, आज चाय बागान की बहुत बड़ी समस्या जो है मिनिमम वेज की है। और जो अभी हाल ही में जो संसद में जो बिल पास किया, अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से, आपने इतना अध्ययन किया है तो उसको भी जरूर आपने पढ़ा है होगा कि जो 4 तरह के अलग अलग कोड पास हुए हैं, उसमें एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक कोड है, जिसके अंतर्गत ये प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 उसके अंदर में मर्ज हो गया। अब अलग से प्लांटेशन लेबर एक्ट है नहीं। अब इससे होगा क्या कि सबको मिनिमम वेज की गारंटी मिलेगी। अब मिनिमम वेज क्या होगा? पश्चिम बंगाल में किसी भी श्रमिक का आज जो टेक्निकली जो काम करता है, स्किल लेबर श्रमिक हम जिसको बोलते हैं, उसको 350 रुपये मिनिमम वेज मिलता है। अब ये जो बिल उनको ये अधिकार देता है कि जो आप स्किल लेबर को देते हो उतना ही पैसा मिनिमम वेज चाय बागान के श्रमिकों को देना पड़ेगा। तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि चाय बागानों को आज जो 176 रुपये मिलता है वो सीधा बढ़ करके 350 रुपये उनको मिलेगा। उसमें एक प्रावधान और भी है कि अगर मान लीजिए कोई मालिक वर्ग श्रमिकों को कोई सुविधाएं देता है तो उसके लिए वो 15% तक पैसा काट सकता है। अगर 350 में 15% कट भी जाता है, 299 या 300 रुपये उसको कम से कम मिनिमम वेज के रूप में मिलेगा। एक ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इतना ही नहीं, आज देखिए चाय बागान में कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, ESI के अस्पताल नहीं है। अब चाय बागान में भी ESI के अस्पताल बनेंगे। हमारी सरकार आएगी तो इस पूरे बिल को हम लागू करेंगे, उनको मिनिमम वेज देंगे, चाय बागान के अंदर में ESI के अस्पताल बनाएंगे, चाय बागान में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, चाय बागान की सड़कों को ठीक करेंगे। और इतना ही नहीं, जो चाय बागान में जो हमारे श्रमिक भाई बहन काम करते हैं, PM आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास देने का काम करेंगे। और जितने भी चाय बागान बंद है उनको, चाहे टी बोर्ड के माध्यम से हो, चाहे भारत सरकार के माध्यम से हो, उनको
खुलवाने का भी हम काम करेंगे। और इन सब के अलावा मुझे लगता है चाय बागान के इसके कारण, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी पीने की पानी की। ये जो अभी हर घर जल जो योजनाएं हैं मोदी जी की, 2024 तक हर एक घर को पीने का शुद्ध पानी, शुद्ध जल मिलेगा। इसके कारण चाय बागान को बहुत फ़ायदा होगा। और ये सब बिल होने के बाद, इन सब योजनाओं के बाद चाय बागान की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बस एक समस्या और रहती है, वो पर्जा पट्टा की। हमारी सरकार आएगी तो हम हमारे चाय बागान, सिंकोना बागान या फॉरेस्ट के अंदर में रहने वाले सभी जनता को पट्टा देने का काम भी करेंगे। सर, आपने एक्ट्स का जिक्र किया है। एक एक्ट कृषि कानून बिल जो अब एक्ट जो है बिल बन चुका है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहा है। सर, 2009 में प्रधानमंत्री मोदी एक कमेटी, गुजरात के जब सीएम थे तो एक कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट भेजी थी और उसमें कहा था कि एमएसपी को लिखित एक रूल बना देना चाहिए। तो किसान तो यही कह रहे हैं सर कि तब जो आपने रिपोर्ट भेजी थी उसे एमएसपी पे हमें रिटर्न कानून दे दो। और जब वो कह रहे हैं सर तो देने में आपत्ति क्या है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही देखिए, किसानों ने दिल्ली कुछ करो जब शुरुआत की थी तो उनकी पहली मांग थी कि सरकार हमारे से बात करे। फिर सरकार ने उनको बुलाया, 11 या 12 राउंड के टॉक्स भी हुए, चर्चा भी हुई, लेकिन आज तक किसान भारत सरकार को ये नहीं बता पाए कि उनकी समस्या ही क्या है। देखिए, बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है, चर्चा में कांग्रेस भी थी, पहले उन्होंने उसका समर्थन भी किया और सब चर्चा होने के बाद ये बिल पास हुआ। किसानों के उसके अंदर में लेकर के कुछ संशय हैं उनके मन में। भारत सरकार ने हमेशा कहा है कि आप आइए, बैठिए, बात करिए, जो भी आपके समस्याएं हैं उसका हम समाधान करेंगे। लेकिन कुछ किसान जो अपने आप को किसान मानते हैं, जिनके पास करोड़ों की जो है ज़मीन से लेकर के रुपया पैसा से लेकर के मालिक है, मुझे नहीं पता वो किसान कैसे हैं। अगर मान लीजिए जो सो कॉल्ड किसान, कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं और उन्होंने ये ठान लिया है कि हमने सिर्फ सरकार का विरोध करना है, तो मुझे लगता नहीं इससे कोई समस्या का समाधान होगा। अच्छा, मुझे एक बड़ी आश्चर्य बात ये लगती है कि पश्चिम बंगाल सरकार भी उसमें कूद रही है। ममता दीदी को पहले तो ये देखना चाहिए, आप डाटा उठा के देखिए, पश्चिम बंगाल में किसानों से सिर्फ 7% जो एमएसपी में खरीदा जाता है, सिर्फ 7%। उनको तो कोई राइट ही नहीं है। दूसरी बात, आप किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये किसानों को देती नहीं, तो आपको तो कोई राइट ही नहीं है। और मुझे तीसरी बात यहाँ पता लगा कि यहाँ जो एमएसपी का रेट 1800 है और किसानों से 1400 रुपये में खरीदा जाता है, 400 रुपया संतरी से लेकर के मंत्री तक, कलकत्ता तक पैसा पड़ता है। सर, हम चेहरों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की एक बात रही है कि वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, बिहार में उनका चेहरा था नीतीश कुमार के नेतृत्व, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का हर बार बीजेपी के पोस्टर पर चेहरा रहता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो। सर, पश्चिम बंगाल में कौन सा ऐसा चेहरा होगा, क्योंकि कई पोल्स ऐसा कहते हैं कि ममता बनर्जी के मुकाबले चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नहीं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री और एक चीफ मिनिस्टर का मुकाबला सर किस तरीके से किया जाए? आप ये देखिए, ये अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा चेहरा है जो पूरा विश्व मानता है, तो हम अगर उस चेहरे को आदे करते हैं तो कौन सा गुनाह किया? अब बताइए, ये कोई गुनाह है? मोदी जी को आज पूरा हिंदुस्तान मानता है, पूरी दुनिया मानती है, ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। सो हमारे नेता हैं, उनका तस्वीर रहेगी। जहाँ तक दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की चेहरे की बात की आपने, देखिए, हमारी जो पार्टी है, हम व्यक्ति निर्माण करने वाली पार्टी में से है और हमारे यहाँ बहुत सारे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जैसे अब देखिए, आप ये मत सोचिए मैं आपके माया जाल में आ जाऊँ, नहीं सर, क्योंकि रहिए। देखिए, क्या है कि हमारे पास मुख्यमंत्री के चेहरे बहुत हैं। वही सर, न्यूज़िलैंड की टीम भी पूछ रही है, उसकी कोई कमी नहीं है सर। उदाहरण समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। और जो है, आप चलिए सर, आप जितना भी पूछेंगे, देखिए मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन कोई कमी नहीं है। आप यूपी का उदाहरण देख लीजिए। पहले यूपी के अंदर में कोई चेहरा नहीं था, योगी जी मुख्यमंत्री बने, मुझे लगता नहीं किसी को अंदाजा भी होगा, लेकिन आज पूरे देश के बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। सो पश्चिम बंगाल में भी कोई ऐसा होगा, वो हिंदुस्तान का बेस्ट चीफ मिनिस्टर ही होगा। सर, लास्टली, आप आजकल पढ़ क्या रहे हैं? क्योंकि आपने शुरुआती में दौर पे कहा कि आप पढ़ते बहुत है, आजकल कौन सी किताब आप पढ़ रहे हैं सर? देखिए, आजकल जो मैं पढ़ रहा हूँ वो दार्जिलिंग की जो इतिहास है उसको पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर में काफ़ी काम चल रही है। और समय आने पे जो है कभी जनता के समक्ष रखना पड़ेगा,
तो भी मैं रखूंगा, लेकिन वो सब चुनाव के बाद। ऑन दिस नोट कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका इतिहास, और इसी के साथ हम आज की बैठक खत्म करते हैं, बातचीत को खत्म करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने राम को इसी तरह देखते रहिए, साथ देते रहिए, और अगर प्रधान सेवक के शब्द में कहूँ तो दोस्ती ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।